Students, in this video we discuss about two problems related to color coding of fixed register. The question is that a fixed register has color code yellow, brown, red and gold. A fixed register has color code yellow, brown, red and gold. Find its वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अभी हमने कलर कोड में लिखा था BROI, ये इसके लिए डिजिट 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मल्टीप्लायर क्या होता है? इसी डिजिट को जो हम 10 टू द पावर x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो आप जब सॉल्यूशन में जाते हैं तो आंसर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप बैंड लिखिए। फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड। करेक्ट? फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड। देखिए किसी भी फिक्स्ड रजिस्टर में मैक्सिमम 4 बैंड हो सकते हैं, मिनिमम 3 हो सकते हैं। 3 से कम नहीं होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर 3 बैंड हैं तो चौथे को हम नो कलर मानते हैं। करेक्ट? तो ये है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट बैंड आप जैसे लिखे हुए हैं, ये येलो, ब्राउन, रेड, गोल्ड, तो फर्स्ट बैंड क्या है? येलो। उसी आर्डर में आप लिखेंगे येलो। सेकंड बैंड आपका क्या है? ब्राउन, ये आपने लिखा ब्राउन। थर्ड बैंड क्या है आपका? रेड, यहाँ आ गया रेड। और फोर्थ बैंड है आपका गोल्ड, यहाँ हो गया आपका गोल्ड। करेक्ट? अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट और सेकंड बैंड का हमेशा डिजिट लिखा जाता है, थर्ड बैंड का मल्टीप्लायर लिखते हैं और फोर्थ बैंड का हमेशा टॉलरेंस लिखा जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड बैंड का डिजिट आप लिखिए। येलो के लिए जो डिजिट है वो 4, ब्राउन के लिए जो डिजिट है, ये सेकंड वाले ये ब्राउन होता है 1, और थर्ड के लिए आप मल्टीप्लायर लिखेंगे रेड। रेड का डिजिट 2 होता है तो मल्टीप्लायर इसका हो जाएगा 10 टू द पावर 2। और गोल्ड लास्ट वाले का टॉलरेंस लिखते हैं तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस होता है ±5%। मीन्स इसको आप लिखेंगे, वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू 41। देखिए 41 लिखा है तो 41, 10 टू द पावर 2 है तो इंटू 10 टू द पावर 2 ±5%। वेरी सिंपल। 41 इंटू 10 टू द पावर 2 ±5%। करेक्ट? मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 41 100 के से मल्टीप्लाई कर दिया ±5%। ये तो इसकी वैल्यू हो गई। और वैल्यू रेंज अगर आपको लिखना है तो इसका 5% आप निकालिए। 5% ऑफ 4100 दिस इक्वल टू 4100 इंटू 5/100। ये 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गई। 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 205। अब ये 205 प्लस माइनस में है वैल्यू, ये प्लस माइनस माने कि ये वैल्यू रेंज जो होगी इसकी वैल्यू रेंज 4100 ± 205, माने कि इसमें से 4100 में आप जो है
205 माइनस कर दीजिए, 4100 में से 205 ये घटाइए, यहाँ 5 बचा, यहाँ पे क्या आएगा 9, और यहाँ पे हो गया आपका 10 में से 2 8, ये हो गया 3895, माने कि इसकी वैल्यू रेंज हो गई 3895 ओम टू, अब इसमें प्लस कर दीजिए, 4100 में 205 प्लस करेंगे तो 5, और ये हो गया 0, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, इतना ओम। 3895 ओम से लेकर के 4305 ओम तक का ये रेजिस्टेंस है। माने कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमको जहाँ पर इस वैल्यू से इस वैल्यू के रेजिस्टेंस की नीड होगी, वहाँ हम इस कलर बैंड के रेजिस्टेंस को अप्लाई करेंगे। करेक्ट। तो ये करंट को कंट्रोल करेगा सर्किट में। तो ये है आपका उस पर एक बेसिक न्यूमेरिकल, और इसको आप प्रिपेयर करेंगे। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग एक बहुत छोटे टॉपिक में आते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक्चुअल में क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसी को ड्रिफ्ट स्पीड भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे करंट सोर्स होते हैं, करंट सोर्स में एक एसी सोर्स होता है, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक डीसी सोर्स होता है, इसमें आप प्लस माइनस टर्मिनल ऐसे ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो तरह का इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दो सोर्स होते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, दूसरा डायरेक्ट करंट सोर्स। तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स तो आप जानते ही हैं, जो घरों में हाउस होल्ड सर्किट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जाती है, सब क्या है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। और डायरेक्ट करंट सोर्स में जैसे सेल वगैरह आ गए, ये सेल बैटरी है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अगर कई सेल को हम कंबाइंड कर दें तो वही सिस्टम जो हमारा बनता है वो बैटरी बन जाता है, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल मोर देन वन, एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो होता है एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि सोर्स से क्या पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करता है। करेक्ट। माने कि उस सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स यानी पुश फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होता है। बट डीसी करंट सोर्स जो होता है, डीसी करंट सोर्स कैन नॉट एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन, ओनली इट गिव्स ए कांस्टेंट लिमिटेड कांस्टेंट स्पीड टू द इलेक्ट्रॉन। माने कि जो डायरेक्ट करंट सोर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक लिमिटेड कांस्टेंट स्पीड ही दे सकते हैं, एक्सीलरेट नहीं कर सकते। तो ये कांस्टेंट लिमिटेड स्पीड, ठीक है ना, एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए डीसी सोर्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। माने कि उसी को, जो कि इलेक्ट्रॉन को डीसी सोर्स से कांस्टेंट लिमिटेड वेलोसिटी जो मिलती है डीसी सोर्स से, उसी कांस्टेंट लिमिटेड वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। माने कि मिनिमम कांस्टेंट limited velocity acquired by the electron from a DC source is called the drift velocity of electron। तो आइए इसका करंट के साथ क्या रिलेशन है इसको हम देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन
relation between electric current and drift velocity। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? सपोज दैट ए कंडक्टिंग मटेरियल और ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एंड एरिया ए, ये इसको हमने कंसीडर किया, इसका एरिया क्या है? ए, ये एरिया है इसका। इसमें आई करंट पास कर रही है। जब इसमें आई करंट पास करती है तो आपको ये पता है कि हम लोगों की इंडियन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा करंट के अपोजिट चलता है, ठीक है ना। माने कि जिस डायरेक्शन पर करंट मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से करंट के अपोजिट मूव कर रहे हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है? Vd माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ये एंड x है और ये एंड y है। माने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एंड y से एंड x तक मूव कर रहे हैं, जबकि करंट जो है वो एंड x से एंड y की तरफ इस तरह से ये मूव कर रही है, करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका अगर वॉल्यूम हम लिखें, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, दिस इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से अगर ये कंसीडर कर लें, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इक्वल टू स्मॉल n। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर, टोटल इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा आपका? कैपिटल N ले लेते हैं, N इंटू A इंटू L, माने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है, इसका टोटल वॉल्यूम A इंटू L है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे NaL, करेक्ट। यहाँ से आपको ये मिल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस कंडक्टिंग मटेरियल। बट कोई भी इलेक्ट्रॉन है जब वो एंड y से एंड x तक वो मूव करता है तो यहाँ से यहाँ तक उसका टाइम टेकन कितना है? t। तो t टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? L डिस्टेंस कवर करता है। तो इसको आप इस फार्मूले से निकालिए, स्पीड दिस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है इलेक्ट्रॉन की? Vd, ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहा है, डिस्टेंस L है, टाइम t है। यहाँ से L की वैल्यू अगर रखें तो ये हो जाएगा Vd इंटू टी। इस L की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आपके टोटल इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टिंग मटेरियल, ये कैपिटल N इज इक्वल टू हो जाएगा NaVd इंटू टी। ये आपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आपको मिल गए तो टोटल चार्ज पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर इन टाइम t, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर इन टाइम t टाइम में टोटल चार्ज कितना पास कर रहा है? तो Q इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मीन्स Q इज इक्वल टू हो जाएगा ये NaA
VD इंटू T इंटू E, करेक्ट, NAVD/TE, ये वैल्यू आ गई। चलिए इधर से हम इरेज कर दे रहे हैं ये थोड़ा सा। और अब इसमें आइए, जब टोटल चार्ज आपने फाइंड कर लिया तो करंट थ्रू दिस कंडक्टर, करंट I इज इक्वल टू, ये क्या होता है, Q बाई T। तो Q की वैल्यू पुट कर दीजिए NAVD/T इंटू E, करेक्ट, डिवाइड बाई T। यहाँ पर T से T कैंसिल आउट, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू NEAVD। ये आपको इलेक्ट्रिक करंट दिख रही है, I इज इक्वल टू NEAVD। यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन VD इज इक्वल टू I/NEA। ये वैल्यू आपको मिल गई, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर। आइए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस, करेक्ट। इसमें आप कॉम्बिनेशन जो है वो पहला आप रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर सर्किट में बहुत सारे अप्लायंसेस लगे हैं और उनमें करंट का डिवीज़न नहीं हो रहा है, किसी भी नोड पर करंट डिवाइड नहीं हो रही है, सभी अप्लायंसेस में, सभी कंपोनेंट में एक सेम करंट पास करती है, तो इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सपोज दैट अगर यहाँ पर हमने एक ये रेजिस्टेंस ले लिया, एक ये रेजिस्टेंस टेक कर लिया, इधर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, करेक्ट। तो यहाँ पर जो करंट पास करेगी I, सेम करंट यहाँ से चल रही है, वही करंट यहाँ पर चल रही है, वही सेम करंट यहाँ। देखिए किसी भी नोड में करंट डिवाइड नहीं हो रही है। जब किसी भी नोड में करंट डिवाइड नहीं होती है तो पोटेंशियल जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में ये डिवाइड होता है, V1 इसके क्रॉस V2 इसके क्रॉस पोटेंशियल V3 हो गया। तो बाई ओम्स लॉ अगर यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, इसके क्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है तो V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, करेक्ट। तो नेट पोटेंशियल इन द सर्किट, द एल्जेब्राइक सम ऑफ all potential drop in the circuit is equal to the source potential, इस सोर्स पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल आएगा, नेट पोटेंशियल ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मीन्स V इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। I यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, ये आपको दिख रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, करेक्ट। मीन्स V अपॉन I दिस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ V अपॉन I की जो वैल्यू है बाई ओम्स लॉ, दिस इक्वल टू R called equivalent resistance, therefore R is equal to R1 plus R2 plus
R3, करेक्ट। तो इस तरह से आप कहीं भी किसी सर्किट में आप देखते हैं कि जब करंट का डिवीज़न नहीं हो रहा है, किसी भी नोड पर करंट डिवाइड नहीं हो रही है, जितना करंट सोर्स से पास करती है सभी कंपोनेंट में वही सेम करंट जा रही है, तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, करेक्ट। अब यहाँ पर आते हैं, दूसरा हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है कि किसी भी जितने भी अप्लायंसेस होंगे सभी अप्लायंसेस में आपका जो पोटेंशियल है वो कॉमन होगा, पोटेंशियल सभी अप्लायंसेस में कॉमन होगा, बट करंट जो होती है किसी भी नोड पर या तो डिवाइड हो जाती है या किसी भी पर्टिकुलर नोड पर डिफरेंट करंट आकर के मीट करने लगती हैं, तो वो आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सेकंड जो दिया गया है वो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर देखिए, सपोज दैट हमने कुछ इस तरह का सर्किट कंसीडर कर लिया, ये एक सर्किट यहाँ है, एक इधर हो गया, ये यहाँ 3 रजिस्टर आपने रिप्रेजेंट किए हैं और इसको हमने एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी का पोटेंशियल V है। यहाँ से करंट जब I पास करेगी, जैसे ये करंट इस नोड पर आएगी, नोड का मतलब नोड इज ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर अ करंट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट पाथ और डिफरेंट करंट मीट्स इन डिफरेंट करंट मीट एट दैट पॉइंट, माने कि या तो उस पॉइंट पर डिफरेंट करंट मीट करती हैं आकर के, या एक पर्टिकुलर करंट जो होती है वो डिफरेंट पाथ में डिवाइड होती है, उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। तो ये करंट जो I है, ये I जब यहाँ से आएगी इस नोड पर, यहाँ ये 3 पाथ में डिवाइड हो गई, I1, ये I2, ये I3। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है, करेक्ट। ये तीनों करंट देखिए इस नोड पर आकर के मिलती है, मींस इस पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको कितने नोड दिख रहे हैं? 2। एक यहाँ पर, यहाँ करंट जो है एक पर्टिकुलर करंट वो 3 पाथ में डिवाइड हो रही है, और एक नोड ये है जहाँ पर 3 करंट मीट करती हैं और एक फिर से वही कॉमन करंट I पास करने लगती है, और वो कहाँ पहुँच रही है? टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, जो सोर्स पोटेंशियल है वो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा और इसके क्रॉस भी अप्लाई हो जाएगा, पोटेंशियल कॉमन होगा। तो बाई ओम्स लॉ अगर हम करंट फाइंड करें I1 दिस इक्वल टू V बाई R1, करंट I2 फाइंड करेंगे तो ये आएगा V बाई R2, और करंट I3 फाइंड करेंगे तो दिस इक्वल टू V बाई R3। तो नेट करंट जो होगी, नेट करंट इन द सर्किट I दिस इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, मीन्स I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर इस V को कॉमन कर लिया जाए, I दिस इक्वल टू V को अगर हम कॉमन करें तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, करेक्ट। इस V को इधर ले आइए तो I अपान V दिस इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, करेक्ट। I अपान V दिस इक्वल टू 1 बाई R, सिंस V अपान I इज इक्वल टू R बाई ओम्स लॉ, देयरफॉर I अपान V दिस इक्वल टू 1 बाई R। तो यहाँ से 1 बाई R दिस इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये आपको यहाँ पर मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इससे आपको ये पता चलता है कि सर्किट में जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उस सर्किट का रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, जिससे करंट कंडक्शन इंक्रीज करता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, जिससे करंट कंडक्शन डिक्रीज होता है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें करंट को कंट्रोल करना है तो वहाँ पर हम सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाते जाते हैं और सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से सर्किट का रेजिस्टेंस रेज करता है जिससे इलेक्ट्रिकल करंट रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज करती है। तो इस तरीके से हम इस रेजिस्टेंस के थ्रू किसी भी सर्किट में करंट को कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग किरचॉफ करंट लॉ। वेरी सिंपल, किरचॉफ करंट लॉ बहुत इजी है। ये इसी जो अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एक वर्ड लिया यूज़ किया था, ये क्या, नोड। तो ये इसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। इसी का दूसरा नाम होता है नोड लॉ। करेक्ट। किरचॉफ करंट लॉ और नोड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और दिस लॉ states that at any node the algebraic sum of all currents is equal to 0. This means that the algebraic sum of total incoming current this is equal to algebraic sum of total outgoing current। माने कि ये मतलब है किरचॉफ करंट लॉ का कि एक कोई पार्टिकुलर नोड है, उस नोड में जितनी भी करंट्स होंगी सभी करंट्स का जो अलजेब्राइक सम है वो 0 होगा। ठीक है ना। ये एक नोड है ए। तो अलजेब्राइक सम इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि टोटल इनकमिंग करंट दिस इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मीन्स अलजेब्राइक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर ये करंट टेक कर लेते हैं I1, ये I2, ये I3, I4, I5 एंड I6। करेक्ट। अब यहाँ पर आप देखिए कि इनकमिंग करंट माने कि सबमिशन ऑफ I दिस इक्वल टू 0, दैट इज सबमिशन ऑफ इनकमिंग करंट दिस इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ आउटगोइंग करंट। सबमिशन ऑफ इनकमिंग करंट दिस इक्वल टू सबमिशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ये होता है आपको। माने कि अब यहाँ देखिए I1, I2, I3 ये 3 इनकमिंग करंट हैं जो कि कैसे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स नोड, ये नोड की तरफ आ रही हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 दिस इक्वल टू आउटगोइंग जो नोड से दूर जा रही हैं I4, I5, I6। ये हो गया आपका I4 प्लस I5 प्लस I6। मीन्स अगर इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 प्लस I6 दिस इक्वल टू 0। तो देखिए हो गया ना। algebraic sum of all currents is equal to 0. This means that this law states that the algebraic sum of incoming current this is equal to algebraic sum of outgoing current. That's all.